बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल सॉर्ड मागा बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आइसलैंड की डेसी और मार्गरेट आइसलैंड से लुसानिया के दारुल हुकूमत पहुँच चुकी थी। पहले इनका इरादा था कि वह बराह रास्त आयरलैंड चली जाएं और फिर जैसे ही इमरान वहां पहुंचकर ख़जाना तलाश करे इसे हलाक करके ख़जाना ले उड़ें। लेकिन फिर इन्हें इत्तला मिल गई कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अपने सफारतकार की मौत का इंतकाम लेने के लिए लुसानिया पहुंच चुकी है और इन्होंने ब्लैकस्टोन के 2 सुपर एजेंट्स ऑस्कर और डेमी को हलाक कर दिया है और अब वो डॉर्थी क्लब की डॉर्थी के ख़िलाफ़ काम करने के लिए डॉर्थी क्लब पहुँच रहे हैं। ये खुफिया इत्तला इन्हें यहाँ मौजूद इनकी सरकारी एजेंसी के एक मुखबर ने दी थी। इस मुखबर ने ये मालूमात ब्लैकस्टोन के ही एक बाखबर आदमी से भारी मुआवजा देकर हासिल की थी। ख़जाना यहाँ तो मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्यों मौजूद हैं? मार्गरेट ने मुँह बनाते हुए कहा। 1000 बार तुम ये सवाल कर चुकी हो। न जाने तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आती, डेसी ने चिल्लाए हुए लहजे में कहा। चलो मेरे जहन में भूसा है तो सही, और भूसा बहरहाल काम आता है। तुम्हारा दिमाग तो सिरे से ही खाली है। अब देखो, यहाँ इमरान और इसके साथी कुछ भी करते रहें, हमारा इससे क्या मतलब होगा? मार्गरेट ने कहा। वही दोस्ती और कुर्बत। चलो उठो, हमने डॉर्थी क्लब पहुँचना है, डेसी ने कहा तो मार्गरेट बेख्तियार हंस पड़ी। लेकिन इस तरह कैसे दोस्ती शुरू हो जाएगी? वो तो डॉर्थी से मिलने जा रहे हैं, हम वहाँ क्या करेंगी? इन्हें देख लेंगे, फिर इनका ताक़ुब करके इनकी रहायशगाह पर चेक कर लेंगे और अगर इन पर कोई मुश्किल वक्त आया तो इनकी मदद भी करेंगे। इस तरह दोस्ती शुरू हो जाएगी और जब इमरान और इसके साथी आयरलैंड जाएंगे तो हम भी इनके साथ रहेंगे, डेसी ने जवाब दिया। ओके, मार्गरेट ने कहा और फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद डेसी और मार्गरेट कार में सवार डॉर्थी क्लब की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ये कार और कोठी इन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर के ज़रिए हासिल की थी। वो दोनों चूँकि अक्सर यहाँ आया करती थी, इसलिए शहर इनके लिए नया ना था। यही वजह थी कि वह बग़ैर किसी से पता पूछे आगे बढ़ी चली जा रही थी। डॉर्थी क्लब का माहौल इंतहाई घटिया है। अगर वहाँ हमारा किसी से झगड़ा हो गया तो फिर? मार्गरेट ने अचानक बोलते हुए कहा। क्या होगा? 10-20 हड्डियाँ इनकी टूटेंगी और 2-4 खराशें हमें भी आ जाएंगी, डेसी ने मुंह बनाते हुए कहा और मार्गरेट इसके इस अंदाज़ पर बेइख्तियार खिलखिला कर हंस पड़ी। तुम कभी इस डॉर्थी से मिली हो? मार्गरेट ने पूछा। नहीं, मुझे कभी इससे मिलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तुम क्यों पूछ रही हो? डेसी ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। वैसे ही पूछ रही थी ताकि मालूम हो सके कि डॉर्थी जवान है या कोई खौफनाक बुढ़िया है, मार्गरेट ने जवाब दिया। वो इस तरह की बातें करते हुए डॉर्थी क्लब पहुंच गई। कार को पार्किंग में रोककर वो नीचे उतरी तो पार्किंग बॉय ने इन्हें काट दिया और वापस चला गया। आओ मार्गरेट, डेसी ने मार्गरेट से कहा। असलहा तो ले लें, शायद ज़रूरत पड़ जाए। तुमने दुरुस्त बात की है, डेसी ने कहा और फिर कार का दरवाज़ा खोलकर इसने साइड सीट उठाकर नीचे मौजूद बॉक्स में से 2 मशीन पिस्टल उठाकर मैगज़ीन चेक किए और फिर एक मशीन पिस्टल इसने मार्गरेट की तरफ बढ़ा दिया, दूसरा खुद रख लिया। इन्होंने चूँकि लेदर की जैकेट्स पहनी हुई थी, इसलिए इन्होंने मशीन पिस्टल को दाएं जेब में इस तरह रख लिया कि अगर ज़रूरत महसूस हो तो फौरी बाहर निकाला जा सके। मशीन पिस्टल जेबों में डालकर वो क्लब के मेन डोर की तरफ बढ़ती चली गईं। वहाँ आने जाने वाले लोगों में, जिनमें मर्द भी थे और औरतें भी, सब अंडरवर्ल्ड के लोग ही दिखाई देते थे। वो एक दूसरे से ऐसी बातें सरेआम कर रहे थे जो शायद खलवत में कहना भी इखलाक के ख़िलाफ़ हो। कई मर्दों ने इन दोनों को देखकर सीटियाँ बजाना शुरू कर दी। डेसी और मार्गरेट दोनों बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ती रहीं। फिर हॉल में दाखिल होकर इन्होंने पूरे हॉल का जायज़ा लिया और फिर इन्हें आखिर में कोने में एक मेज़ और इसके गिर्द मौजूद खाली कुर्सियाँ नज़र आ गईं, तो दोनों ने इधर का रुख किया। हॉल में भी मर्दों ने सीटियाँ बजाईं, लेकिन दोनों ने इनको सिरे से कोई अहमियत ना दी और कुर्सियों पर बैठ गईं। इस जगह से वो पूरे हॉल पर नज़र रख सकती थीं।
चंद लम्हों बाद वेटर आया तो इन दोनों ने इसे शराब लाने का कहा और वेटर असमत में सर हिलाता हुआ वापस चला गया। थोड़ी देर बाद ही शराब इनकी टेबल पर सर्व कर दी गई और इन्होंने गिलास उठाकर मुंह से लगाए और आहिस्ता आहिस्ता सिप करने लगी। ये ज़रूरी नहीं कि पाकेशिया सीक्रेट सर्विस आज ही यहाँ आए, मार्गरेट ने कहा। आना तो इन्हें आज ही चाहिए ताकि वो डॉर्थी को रोक सकें, डेसी ने कहा तो मार्गरेट चौंक पड़ी। क्या मतलब? क्या डॉर्थी का ताल्लुक भी किसी एजेंसी से है? एजेंसी से नहीं है, इसका वसी नेटवर्क है और किसी को ट्रेस करने और फिनिश करने का काम वो मुनज़्ज़म तरीके से करती है। मुझे ब्लैक स्टोन के एक आदमी से जो इत्तला मिली है, इसके मुताबिक ब्लैक स्टोन के चीफ स्कॉट ने डॉर्थी को पाकेशिया सीक्रेट सर्विस को ट्रेस करके ख़त्म करने का टास्क दिया है और यकीनन अगर हम तक ये इत्तला पहुंच चुकी है तो इमरान और इसके साथी भी इससे आगाह होंगे। और चूँकि इन्होंने ब्लैक स्टोन के हेडक्वार्टर को तबाह करना है, इसलिए वहां जाने से पहले वो डॉर्थी का खात्मा करेंगे ताकि इनका औक़ब महफूज रहे, डेसी ने कहा। क्या मतलब? तुम्हें इस बात का इतनी तफसील से कैसे इल्म हो गया है, जबकि मैं मुसलसल तुम्हारे साथ रही हूँ और मुझे किसी बात का इल्म ही नहीं है, मार्गरेट ने हैरत भरे लहजे में कहा। बताया तो है कि अंदर के एक आदमी से मुआवजे के एवज़ ये मालूमात हासिल की गई हैं। डेसी ने गिलास में मौजूद शराब का आखिरी घूंट सिप करके खाली गिलास मेज़ पर रखते हुए कहा। इसी लम्हे मेन गेट से एक यूरोपी अंदर दाखिल हुआ तो डेसी बेख्तियार चौंक पड़ी। ये इमरान है। इसका इधर उधर देखने का अंदाज़ बता रहा है जैसे बच्चा शोबदेबाज का शोबदा देखकर हैरान होता है। डेसी ने झुककर सरगोशी करते हुए कहा तो मार्गरेट भी इस तरह आंखें फाड़ कर आने वाले को देखने लगी जैसे इससे पहले इसने ज़िंदगी भर कोई इंसान ना देखा हो। आने वाला आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था। फिर दो औरतें अंदर दाखिल हुईं। ये दोनों औरतें मुतनासिब जिस्म की मालिक थीं, इसलिए हॉल में मौजूद बाज़ मर्दों ने इन्हें देखकर सीटियां बजाना शुरू कर दी, जैसा पहले इनके दोनों के साथ हुआ था। फिर 3 मर्द और अंदर दाखिल हुए और 6 अफराद का ये ग्रुप काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ सबसे आगे वाले मर्द ने काउंटरमैन से कुछ कहा तो इस काउंटरमैन, जो अपने अंदाज से ही कोई गुंडा दिखाई दे रहा था, इसने इस अंदाज में जवाब दिया जैसे किसी गरीब बच्चे को धुतकारा जा रहा हो। डेसी को ये तो मालूम ना था कि वो लोग वहाँ क्या बातचीत कर रहे हैं, अलबत्ता इतना इसे ज़रूर मालूम था कि डॉर्थी के बारे में बातचीत की जा रही होगी। अचानक थप्पड़ की ज़ोरदार आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी और काउंटरमैन चीखता हुआ काउंटर के उगबी दीवार से टकराकर अंदर कहीं गिर गया। फिर अचानक फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग का आगाज़ हॉल की एक दीवार जो मेन गेट के सामने थी के साथ खड़े मुसल्ला मुहाफ़िज़ ने किया था, लेकिन इमरान और इसके साथी बिजली की सी तेज़ी से चौड़े सटूतों की ऊँट में हो गए और फिर क्रॉस फायरिंग का सिलसिला ऐसा चला कि हॉल में मौजूद तमाम मुहाफ़िज़ गोलियां खाकर नीचे ज़मीन पर गिरकर तड़पते हुए साकत हो गए, जबकि डेसी और मार्गरेट दरमियान में मामूली सा वक्फा आने पर उछलकर करीब ही मौजूद एक चौड़े सतून की ऊँट में हो गईं। हॉल में भगदड़ सी मच गई और लोग चीखते चिल्लाते बाहर निकले। फिर डेसी और मार्गरेट ने सतून की ओट से वहाँ एक कदावर और वर्जिशी जिस्म के मालिक एक आदमी को आते देखा, लेकिन दूसरे लम्हे इस शख्स ने जो पहले क्लब में दाखिल हुआ था और जिसे इसके कदो कामत की वजह से वो इमरान समझ रही थी, ने हैरत अंगेज़ तौर पर इस आने वाले आदमी को एक हाथ से गर्दन से पकड़कर इस तरह हवा में उछाला कि वो कलाबाजी खाकर नीचे फर्श पर एक धमाके से गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गया। हॉल अब खाली हो चुका था, सिर्फ डेसी और मार्गरेट वहाँ मौजूद थीं। फिर जब इन्होंने इमरान और इसके साथियों को लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाते देखा तो वो समझ गई कि डॉर्थी का ऑफिस ऊपर होगा और ये लोग वहाँ हमला करने गए हैं। आओ मार्गरेट, हमने बाहर जाना है, यहाँ का खेल ख़त्म हो गया है, डेसी ने कहा और फिर मार्गरेट ने भी जवाब में सर हिला दिया। इसलिए दोनों दौड़ती हुई मेन गेट से बाहर आईं तो वहाँ से लोग भाग चुके थे। दूर से पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनाई दे रहे थे। पार्किंग में भी सिर्फ चंद गाड़ियाँ मौजूद थीं। वो दोनों दौड़ती हुई पार्किंग में आईं और फिर डेसी ने कार को इंतहाई उजलत में स्टार्ट किया। इस दौरान मार्गरेट साइड सीट पर बैठ चुकी थी। दूसरे लम्हे डेसी ने कार कंपाउंड गेट से बाहर निकाली और बाएं तरफ को मुड़ गई, क्योंकि पुलिस के सायरनों की आवाज़ें दाएं तरफ से आ रही थीं। अगले चौक पर पहुंचकर डेसी ने कार को दाएं हाथ पर मोड़ दिया। कहाँ जा रही हो? मेरा ख्याल है कि क्लब के उगबी तरफ भी दरवाज़ा होगा। मैं इस सूरत हाल का अंजाम देखना चाहती हूँ, डेसी ने कार को आगे बढ़ाते हुए कहा। इसी लम्हे साइड से 2 बड़ी कारें इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आईं और फिर तेज़ी से मुड़कर वो आगे बढ़ती चली गई। डेसी की कार आगे बढ़ती हुई अगली के फ्रंट पर पहुंच गई, जहां से मुड़कर ये दोनों कारें
इनके सामने से गुजरकर आगे बढ़ गई थी। यहाँ क्लब का उगभी हिस्सा था और इसमें एक बड़ा सा दरवाज़ा भी मौजूद था। वहाँ दरवाजे के करीब एक आदमी खड़ा इन्हें इस तरह देख रहा था जैसे वो हैरान हो रहा हो कि कार अंदर क्यों आ रही है, क्योंकि आगे जाकर ये गली बंद थी। डेसी ने कार इस आदमी के पास ले जाकर रोक दी और ख़ुद नीचे उतरी तो साइड से मार्गरेट भी नीचे उतर आई। आप क्लब के आदमी हैं? जी हाँ, मगर आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? ये तो बंद गली है, हमने डॉर्थी से मिलना है। ओह, वो तो चली गई, अभी चंद लम्हे पहले, इस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। तो डेसी ने जैकेट की जेब से 2 बड़ी मालियत के नोट निकाले और इस आदमी के तरफ बढ़ा दिए। ये नोट रख लो, सिर्फ इतना बता दो कि मैडम डॉर्थी कहाँ गई हैं। डेसी ने कहा तो इस आदमी ने झपट कर नोट लिए और तेज़ी से इन्हें अपनी जीप में डाल दिया। क्लब पर 6 अफराद ने हमला किया था। मैडम ने इन्हें बेहोश किया और फिर इन्हें 2 बड़ी कारों में डालकर शहर से दूर फॉरेस्ट बिल्डिंग ले गई हैं और मैडम खुद भी साथ गई हैं। इस आदमी ने जवाब दिया। वो 6 अफराद क्या हलाक हो गए हैं? नहीं, वो ज़िंदा थे, अलबत्ता बेहोश थे। 4 मर्द और 2 औरतें। मरना तो अब इनका मुकद्दर बन गया है क्योंकि मैडम किसी को नहीं छोड़ती, इस आदमी ने जवाब देते हुए कहा। ये फॉरेस्ट बिल्डिंग कहाँ है? यहाँ से तकरीबन 50-100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन है जिसे सीरोज़ टाउन कहा जाता है। वहाँ टाउन से मगरिब की तरफ एक वीरान बिल्डिंग है जिसे फॉरेस्ट बिल्डिंग कहा जाता है। इसकी ख़ास निशानी यह है कि इस इमारत पर काफ़ी बड़ा उकाब बना हुआ है, इस आदमी ने कहा। वहाँ कितने आदमी मौजूद हैं? डेसी ने पूछा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, अब जाओ तुम, अचानक इस आदमी ने तेज़ लहजे में कहा और दरवाजे में दाखिल होकर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो वो दोनों अपनी कार की तरफ बढ़ गईं। फिर इन्होंने कार मोड़कर इसका रुख दोबारा सड़क की तरफ किया और डेसी ने कार आगे बढ़ा दी। अब क्या करें? वापस आइसलैंड चलें? क्यों, क्या हुआ? डेसी ने चौंक कर ऐसे लहजे में पूछा जैसे इसे मार्गरेट की बात समझ ना आई हो। सुना नहीं तुमने? 6 अफराद जो यकीनन इमरान और इसके साथी हैं, इन्हें बेहोश करके उगबी दरवाजे से निकालकर कारों में लादकर शहर से बाहर ले जाया गया है। अब इनके ज़िंदा बच जाने का कोई इम्कान नहीं रहा। ऐसी सूरत में ख़जाना कौन ट्रेस करेगा और कौन इसे बाहर निकालेगा? सारा मामला ही ख़त्म हो गया, मार्गरेट ने कहा। अगर ये लोग इतनी आसानी से मारे जा सकते तो अब तक लाखों नहीं हज़ारों बार मर चुके होते, डेसी ने जवाब देते हुए कहा। अब तुम फॉरेस्ट बिल्डिंग जा रही हो या कहीं और? वहीं जा रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहीं इनकी मदद करने का मौका मिल जाए तो फिर इनसे दोस्ती की जा सकती है, वरना ये लोग गैरों के साथ दोस्ती करने में बेहद मोहतात रहते हैं, डेसी ने जवाब देते हुए कहा। चलो अब जा तो रही हैं, देख लेंगी, मार्गरेट ने कहा। और फिर रास्ते में ट्रैफिक चेकिंग की वजह से इन्हें सीरोज़ टाउन पहुँचने में बहुत देर हो गई। वहाँ से वो इस आदमी के कहने के मुताबिक बाएं तरफ मुड़ती चली गई। टाउन अब इनकी साइड पर था। फिर दूर से इन्हें वीराने में मौजूद 2 मंजिला बिल्डिंग नज़र आने लग गई। तो डेसी ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर ली और बिल्डिंग के करीब पहुंचकर इसने कार को मोड़कर इस साइड में रोक दिया जो बिल्डिंग के सामने से गुजरने वाली सड़क से हटकर थी। आओ, अब हमें ना सिर्फ चौकन्ना रहना है बल्कि ख्याल रखना है कि कोई गड़बड़ ना हो, डेसी ने कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से मार्गरेट भी कार से बाहर आ गई। क्या हम अंदर कूदेंगे? मार्गरेट ने पूछा। पहले चेक कर लें कि यहाँ क्या हो रहा है, फिर सोचेंगे कि हमें किस वक्त मुदाखलत करनी चाहिए, डेसी ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इनके कब्ज़े में है और हमने ईमान को इस वक्त तक ज़िंदा रखना है जब तक कि वो ख़जाना तलाश ना कर ले, मार्गरेट ने कहा। बाज़ औक़ात अचानक मुदाखलत से अपना ही नुकसान होता है। डॉर्थी जैसे लोग अचानक फायर खोल देते हैं, इसलिए सब्र करो, डेसी ने कहा। और फिर इन्हें इमारत के उगबी तरफ के दाएं कोने में ऊपर जाने के मखसूस खाने बने हुए नज़र आ गए। ये खाने इमारत में इस अंदाज से बनाए जाते हैं कि वो एक तरह की सीढ़ियाँ बन जाती हैं। आग लगने की सूरत में ये खाने बेहद काम आते हैं।